स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर इंग्लिश की एक बहुत ही जज्बाती और दिल को छू लेने वाली पोयम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास है स्टॉप ऑल क्लॉक्स बाय W.H. ऑर्डिन। तो स्टॉप का मतलब होता है रोकना, जबकि क्लॉक्स का मतलब होता है घड़ियां। तो इस टाइटल का मतलब है तमाम घड़ियों को रोक दो, या फिर हम कह सकते हैं कि वक्त को रोक दो। तो स्टूडेंट्स, असल में ये जो पोयम है ये एक एलिजी है, यानी जो किसी मरने वाले की याद में लिखी जाती है। उर्दू में हम इसे मरसिया कहते हैं। तो असल में इस पूरी की पूरी नज़म के अंदर पोइट ने अपने दुख और गम को बड़ी शिद्दत से बयान किया है, और वो चाहता है कि दुनिया भी उसके गम को महसूस करे। वो चाहता है कि वक्त रुक जाए, हर रोशनी मध्यम हो जाए और पूरी दुनिया खामोश हो जाए, ताकि उसकी तकलीफ को समझा जा सके। तो फिर चलें इस पोयम की हर लाइन को लाइन बाय लाइन समझते हैं और देखते हैं कि शायर ने किस तरह अपने अंदर के दुख और दुनिया से नाराजगी को अल्फाज में उतारा है। सबसे पहले तो हम W.H. ऑर्डिन का तारुफ देखते हैं। तो W.H. ऑर्डिन का फुल नेम है विंस्टन ह्यू ऑर्डिन। जी हाँ, ये है इनका फुल नेम, जबकि शॉर्ट फॉर्म में हम W.H. ऑर्डिन कहते हैं। तो इनकी जो पैदाइश है वो 21 फरवरी 1907 में हुई, और अगर हम डेथ की बात करें तो 29 सितंबर 1973 में इनकी डेथ हुई। तो W.H. ऑर्डिन एक निहायत ही मशहूर पोइट होने के साथ साथ प्ले राइट भी हैं। जी हाँ, ये ड्रामा निगार भी हैं और साथ में एडिटर भी हैं। इसके अलावा अगर इनके फेमस वर्क की बात की जाए वो है फ्यूनरल्स ब्लू। जी हाँ, फ्यूनरल्स ब्लू, वही पोयम जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज जो हम पोयम पढ़ने वाले हैं उसका नाम तो स्टॉप ऑल क्लॉक्स है, जबकि फेमस पोयम तो इनकी फ्यूनरल्स ब्लू है। तो देखिए, आज जो हम पोयम पढ़ने वाले हैं उसके दो नाम हैं। एक नाम तो है स्टॉप ऑल क्लॉक्स, जो कि आपकी बुक के अंदर है, जबकि उसका दूसरा नाम है फ्यूनरल्स ब्लू। तो ये दोनों ही नाम है इस एक पोयम के, और यही इनकी सबसे ज्यादा मशहूर पोयम है। तो चले बगैर वक्त को जाया किए शुरू करते हैं। स्टॉप ऑल द क्लॉक्स, कट ऑफ द टेलीफोन। क्लॉक्स कहते हैं घड़ियों को, सारी घड़ियां रोक दो, जबकि कट ऑफ का मतलब होता है काट देना या खत्म करना। तो टेलीफोन को काट दो। तो यहाँ पर पोइट हमसे कह रहा है कि तमाम की तमाम घड़ियों को रोक दो, क्योंकि ये जो घड़ियां होती हैं वो वक्त के गुजरने की अलामत होती हैं। लेकिन जब कोई करीबी इंसान मर जाता है तो फिर इंसान गमज़दा हो जाता है, और वो चाहता है कि वक्त रुक जाए, क्योंकि उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया होता है। और यहाँ पर टेलीफोन काटने का मतलब है कि दुनियावी राबते या फिर गुफ्तगू बंद हो जाएं। जाहिर सी बात है, जब हम गमज़दा होते हैं तो हमें दूसरों की बातें या रोजमर्रा की जो मसरूफियात है वो अच्छी नहीं लगने लगती है। अब आपने देखा भी होगा, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोग घड़ियों को तो नहीं रोकते हैं, मगर उनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश वक्त रुक जाए, सब कुछ रुक जाए, ताकि हम इस लम्हे में अपने गम के साथ अकेले रह सकें। नेक्स्ट है प्रिवेंट द डॉग फ्रॉम बार्किंग विद अ जूसी बोन। प्रिवेंट का मतलब होता है खामोश कराना, रोकना या बाज रखना। बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुत्ते को रसीली हड्डी, जूसी बोन दे दो ताकि वो भौंके नहीं, या फिर कह सकते हैं कुत्ते को रसीली हड्डी देकर भौंकने से रोक दो। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी किस्म के शोर और गुल की शोर की कोई भी आवाज नहीं रहे। एक आम से कुत्ते का भौंकना भी जो है वो गम के मौके पर बहुत बुरा लगता है, जबकि जो जूसी बोन का मतलब है कुत्ते को हड्डी देकर या जो जूसी बोन देकर खामोश करवा दो ताकि वो आवाज न करे। अब क्योंकि यहाँ पर जो पोइट है वो चाहता है कि गम के जो माहौल में सिर्फ खामोशी हो, ये ना उसके अंदरूनी कैफियत का बता रही है, क्योंकि जाहिर बात है जब इंसान दुख में होता है तो वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जबकि इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो तो मामूल के मुताबिक चलती रहती है। आपने अक्सर नोट भी किया होगा, जैसे अगर किसी के घर में मैयत हो और बाहर मोहल्ले के अंदर बच्चे शोर कर रहे हो या दुकानों के ऊपर गाने वगैरह बज रहे हो, तो घर वालों को शदीद किस्म का बुरा लगता है। वो चाहते हैं कि सब कुछ खामोश और पुरसुकून हो जाए। साइलेंस द पियानोज एंड विद मफल्ड ड्रम। साइलेंस द पियानो का मतलब है जो पियानो वगैरह है उनको खामोश करवा दो। विद मफल्ड ड्रम, ड्रम कहते हैं ढोल को,
मफल ड्रम का मतलब होता है दबी हुई आवाज में, या यूं कह सकते हैं धीमी आवाज में ढोल बजाओ। मफल ड्रम जो होता है वो जनाजे के वक्त या सोग के वक्त बजाया जाता है। जी हाँ, अब मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये कब होता है। तो देखिए, इस्लाम के अंदर जाहिर सी बात है ड्रम वगैरह ढोल बाजे वगैरह बजाना शदीद किस्म का गुनाह है, जबकि कि जनाजे के वक्त ये जो ढोल बजाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादातर जो है वो जो यहूदी लोग होते हैं या फिर जो क्रिश्चियन वगैरह हैं या फिर जो यूरोपियन ममालिक है, वहां पर ऐसा किया जाता है कि जब जनाजा वगैरह होता है तो वहां पर हल्की आवाज में मफल ड्रम बजाया जाता है। लेकिन लेकिन इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में ऐसा करना शदीद किस्म का गुनाह है। ब्रिंग आउट द कॉफिन, लेट द मॉर्नर्स कम। कॉफिन कहते हैं ताबूत को। ब्रिंग आउट द कॉफिन का मतलब है ताबूत को बाहर लाओ। लेट द मॉर्नर्स कम, मर्नर्स कहते हैं सोगवारों को, या जो गम में शरीक होने वाले होते हैं। अब यहाँ पे शायर कह रही हैं कि मफल ड्रम धीमी आवाज में बजाओ और साथ साथ मरने वाले का जो ताबूत है उसको घर से बाहर लाओ। अब यहाँ पे शायर कहता है कि जितने भी लोग हैं जो कि गम में शरीक होने वाले हैं उन सबको आने दो। लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक बात बता दूं कि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो ताबूत वगैरह होते हैं ये भी यूरोपियन ममालिक या फिर जो क्रिश्चियन वगैरह होते हैं वहां पर ही जब जनाजा होता है उसको ताबूत वगैरह के अंदर रखा जाता है और फिर हल्की आवाज में जो ड्रम वगैरह बजाया जाता है। लेकिन लेकिन ऐसा इस्लाम में नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल गहरे दुख को बयान किया जा रहा है। शायर चाहता है कि दुनिया जो है वो खामोश हो जाए, वक्त थम जाए, खुशी खत्म हो जाए और सिर्फ मरने वाले की मौत का गम बाकी रहे। अब ये इस बात की अलामत है कि जो मरने वाला है ना वो शायर के लिए बहुत ही कीमती शख्स है। लेट एरोप्लेन सर्कल मॉर्निंग ओवर हेड। एरोप्लेन्स मतलब जहाज वगैरह, सर्कल का मतलब होता है चक्कर लगाना, जबकि मॉर्निंग का मतलब होता है कराहना। जहाजों को ऊपर फिजा में चक्कर काटने दो जैसे वो मातम कर रहे हो। तो असल में ऑर्डिन साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि आसमान भी जो है वो उनके गम में शरीक हो। यहाँ पे मॉर्निंग का मतलब है दर्दनाक आवाज जैसे कि रोना या फिर कराना। अब यहाँ पर पोइट को ऐसा लगता है जैसे जहाज भी जो है वो मातम कर सकते हैं। ये शदीद गम को या फिर दुख को जाहिर कर रहा है। मरने वाला जो है वो इतना अहम है कि जमीन ही नहीं, जो आसमान भी जो है वो उसकी मौत का सोग बनाए, ये चाहते हैं शायर। जैसे कि किसी जो बहुत बड़े अगर कोई सियासी लीडर है या फिर कोई शख्सियत है तो उसके इंतकाल पर फिजाई सलामी या फिर यूं कह सकते हैं आसमान में जहाजों का चक्कर लगाना वगैरह जो होते हैं वो अक्सर देखा गया है। तो यहाँ पर पोइट भी इसी तरह के मंजर की ख्वाहिश कर रहे हैं। स्क्रिबलिंग ऑन द स्काई द मैसेज ही इज डेड। आसमान पर लिख दो। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है लिखना। आसमान पर ये मैसेज लिख दो, ही इज डेड, वो मर गया है। अब यहाँ पर WH ऑर्डिन चाहते हैं कि सिर्फ जमीन वाले लोग ही न जाने, बल्कि आसमान पर भी ना ये लिख दिया जाए ताकि पूरी दुनिया को उसके नुकसान का इल्म हो जाए। तो यहीं पर ये जो स्क्रिबलिंग का मतलब है जल्दी जल्दी से या बड़े बड़े अल्फाज में लिख देना। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि शादियों वगैरह पे या तकरीबात में ना आसमान पर रंग बिरंगे धुएं वगैरह से कुछ पैगामात लिखे जाते हैं। तो वैसे ही शायर चाहता है कि ये जो मरने वाला है ना इसकी मौत पर भी आसमान पर लिखा जाए कि ही इज डेड, वो मर गया है, ताकि जमीन वालों को ही नहीं बल्कि आसमान वालों को भी पता चल जाए। Put creep bows round the white necks of the public doves. bows कहते हैं रिबन को, जबकि doves का मतलब होता है सफेद कबूतर या फिर फाख्ता वगैरह। तो देखिए, जो कबूतर वगैरह होता है तो उसको आमतौर पर अमन या पाकीज़गी की इलामत समझा जाता है। तो शायर चाहते हैं कि ये भी मातम करे। या फिर रिबन जो कि ना अक्सर शो के मौके पर पहना जाता है। अब असल में कहा ये जा रहा है कि जो कबूतर वगैरह है ना उनको भी उनके गले के अंदर एक कपड़ा बांध दो ताकि हर जगह उसकी मौत का सोग नजर आए। लेट द ट्रैफिक पुलिस मैन वेयर ब्लैक कॉटन ग्लव्स। जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको भी सियाह दस्ताने पहना दे, ग्लव्स पहना दे ब्लैक कलर के। अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प सी अलामत है कि जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह होती है ना उनका ताल्लुक मेनली जो है वो आम जिंदगी से होता है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रोजमर्रा के निजाम संभालने वाले लोग हैं उनको बिना तोग के तौर पर काली दास्तानें पहनाएं। मतलब ये कि पूरा मुआशरा चाहे छोटे से छोटा तिबका है या बड़े से बड़े जो किरदार वगैरह सबके सब ही मरने वाले के गम में शरीक हो। He was my north, my south, my east and west.
اب کہا جا رہا ہے کہ وہی میرا شمال، میرا جنوب، میرا مشرق اور میرا مغرب تھا. یعنی کہ اب پوئٹ نے اپنے عزیز کو چاروں سمتوں سے تشبیہ دے دی. جیسے کہ یہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب وغیرہ ہیں، یہ ہمیں ڈائریکشنز وغیرہ دکھاتے ہیں نا. تو وہ جو شخص تھا شاعر کی زندگی کا، وہ رہنما تھا. وہ بھی شاعر کو مختلف طرح کے سم دکھاتا تھا، یا پھر اس کی وجہ سے شاعر کو اپنی زندگی کا مقصد نظر آتا تھا. مائی ورکنگ ویک اینڈ مائی سنڈے ریسٹ، وہ میرا کام کرنے والا ہفتہ بھی تھا اور میرا آرام والا اتوار بھی. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی شخص ان کی زندگی کے ہر لمحے میں ان کے ساتھ تھا. چاہے روزمرہ کا کام وغیرہ ہو، چھٹی کا دن ہو، سب کچھ جو ہے وہ اسی کے ساتھ تھا یا اسی کے ساتھ وابستہ تھا. اب یعنی خوشی ہے، غم ہے، مصروفیت ہے، سکون ہے، سب کا مرکز جو تھا وہی ایک شخص تھا. مائی نون، مائی مڈ نائٹ، مائی ٹاک، مائی سونگ. نون مطلب دوپہر، مڈ نائٹ مطلب آدھی رات، جبکہ ٹاک مطلب باتیں، سانگ مطلب گیت یا گانے وغیرہ. تو وہی میری دوپہر بھی تھا، میری آدھی رات بھی، میری باتیں بھی اور میرا گیت بھی. اب یہاں پہ نا اصل میں مبالغہ رائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب پوئٹ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک شخص تھا وہی ان کی زندگی کے ہر لمحے میں ان کے ساتھ تھا. چاہے روزمرہ کی باتوں سے لے کر خوشیوں کی جگہ ہو، ہر چیز اسی ایک شخص کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اور اب اس کے بغیر سب کچھ جو ہے وہ بے معنی سا ہو گیا ہے. I thought that love would last forever. I was wrong. اب کہا جا رہا ہے کہ میں نے سمجھا تھا کہ محبت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن میں غلط تھا. اب اصل میں نے یہاں پر کوئی اپنی اصل ٹوٹ پھوٹ دکھاتا ہے. مطلب اسے یہ یقین تھا کہ جو محبت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن موت نے اس کا یہ جو یقین ہے یہ توڑ دیا ہے. مطلب اصل میں کہوں نا تو اوور آل اس لائن کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں جو سب کچھ ہے نا وہ عارضی ہے، چاہے محبت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ لگی. نیکسٹ ہے The stars are not wanted now. Put out everyone. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اب ستاروں کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی، سب کے سب بجھا دو. Put out مطلب بجھانا. اب یہاں پر W.H. Auden کہہ رہے ہیں کہ جس شخص سے وہ محبت کرتے تھے وہی جو تھا وہ ان کی پوری کائنات تھا. اب وہ جب شخص ہی نہیں ہے تو پھر ستاروں وغیرہ کی یا روشنی کی یا امید کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر روشنی جو ہے وہ ان کے لیے بے معنی ہو گئی ہے. پیک اپ دا مون اینڈ ڈسمینٹل دا سن. پیک اپ کا مطلب ہے پیک کرنا، جیسے چاند ہے، چاند کو پیک کر دو یا یوں کہہ لو چاند کو چھپا دو. جبکہ ڈسمینٹل کا مطلب ہے توڑنا یا ختم کرنا. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ سورج کو بھی اتار کر ختم کر دو. اب یہ اصل میں مبالغہ رائی ہے، کیونکہ وہ کام جو پاسبل نہیں ہوتا اسے مبالغہ رائی کہتے ہیں. تو ایسا تو نہیں نا کوئی بھی انسان جو ہے وہ چاند کو پیک کر دے یا سورج کو توڑ دے، تو یہ مبالغہ رائی ہو رہی ہے اور اکثر شعر و شاعری میں یہ ہوتی رہتی ہے. خیر، تو میرا یہ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کی جو سب سے بڑی روشنیاں ہیں، یعنی کہ جیسے سورج ہے، چاند ہے، شاعر کی نظر میں ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ان کی ذاتی زندگی کی جو سب سے بڑی روشنی تھی، مطلب جو شخص تھا، جب وہی نہیں ہے تو باقی وہ کہہ رہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. Pour away the ocean and sweep up the wood. Pour away کا مطلب ہوتا ہے بہا دینا یا الٹ دینا، انڈیل دینا. اب کہا جا رہا ہے کہ سمندروں کو بہا دو اور sweep up the wood، جو جنگل وغیرہ ہیں تو جنگلوں کو صاف کر کے ہٹا دو. اب یہاں چاہتا ہے کہ قدرت کی جو سب سے بڑی اور مضبوط چیزیں ہیں نا ان کو بھی ختم کر دو. سمندر ظاہر سی بات ہے ہمیشہ بہتا رہتا ہے، جنگلات زندگی کی علامت ہے. تو اب شاعر کی نظر میں وہ سب بیکار ہو گئے. وہ کہہ رہے جب ان کی ذاتی خوشی نہیں ہے تو پھر دنیاوی خوشی ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی. اور لاسٹ لائن ہے For nothing now can ever come to any good. کیونکہ nothing کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں. Come to any good کسی اچھائی یا فائدے کا باعث بننا، کیونکہ اب کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی خوشی باقی نہیں رہی. آخری لائن میں اب ظاہر بات ہے پوئٹ جو ہے وہ اچھے خاصے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی زندگی میں وہ ایک شخص ہی موجود نہیں ہے جو کہ ان کی خوشی کا یا جو ان کی زندگی کا وجہ تھا یا زندگی جینے کی وجہ تھا، اب جب وہی نہیں رہا تو کائنات کی ہر چیز ان کے لیے بے معنی اور بیکار ہے. اصل میں یہ جو لائن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ W.H. Auden کہہ رہے ہیں کہ اس ایک شخص کے جانے کے بعد نا دنیا کی کوئی بھی چیز اب انہیں اچھی نہیں لگتی. کوئی بھی خوشی ہے، کوئی امید ہے، غم ہے، کوئی روشنی ہے، کچھ بھی ان کے لیے اب باقی نہیں رہا. گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب پوری جو کائنات ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس قدر وہ مایوس ہو چکے ہیں اور غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اب ان کے لیے ہر چیز فضول اور بے معنی ان کو لگ رہی ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ جو ایک شخص تھا وہی ان کی کائنات تھا.
वही उनकी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता था जो कि अब खत्म हो गया है। तो क्या वाकई किसी के इस दुनिया से चली जाने के बाद इंसान ऐसे ही फील करता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।